हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के इस चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड है इससे आप अच्छे से परिचित हैं। आप इससे परिचित हैं कि जो ध्वनि है वो ऊर्जा का एक रूप है। हमारे कानों में ऊर्जा का एक संवेदन यानी एक सेंसेशन, एक फीलिंग पैदा करता है जिससे हमें पता चलता है कि हमने कुछ सुना है। ठीक है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे दिमाग ने कैच किया कि हमने क्या-क्या सुना है, कैसे-कैसे सुना है, वो चीज़ें। अब ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ध्वनि की उत्पत्ति होती है वस्तु के कंपन होने से। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क इधर-उधर हो रहा था, आपने सुना था, ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। और ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हमने सीखा हुआ था। मैंने आपको इसके अलावा कुछ और काम भी दिया था ना, आपने कर लिया होगा वो। ठीक है। अब उसके बाद आज जो हमने पढ़ना है वो है ध्वनि का संचरण यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे ट्यूनिंग ट्यूनिंग फॉर्क जो थी यानी कि स्वरित्र द्विभुज, वो जब इधर-उधर वाइब्रेट कर रहा था ना, कंपन कर रहा था, जब हमने उसे कान के नज़दीक लेकर आए थे, हमने नज़दीक लाए थे ना, कान के अंदर नहीं घुसाया था। तो जब कान के नज़दीक लेकर आए थे हमें कुछ ना कुछ ध्वनि सुनने को मिली थी। इसका मतलब क्या था कि हमारे यहाँ से अंदर की तरफ ध्वनि आगे कैसे बढ़ी होगी, ये कहने का मतलब है। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरे आस-पास कोई व्यक्ति खड़ा है, वो सुन रहा होगा मेरी बात। तो मेरे से उस व्यक्ति तक कैसे मेरी बात, मेरी ध्वनि पहुँच पा रही है। यानी बीच में तो बहुत कुछ है, ये ध्वनि वायु में से होकर जा रही है या कुछ ऐसा पदार्थ है जिससे होकर जा रही है। तो इसका मतलब ध्वनि आगे कैसे बढ़ रही है, ये हम सीखेंगे, ठीक है? तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने कहा हमारे चारों तरफ वायु है। इसका मतलब यहाँ से वहाँ तक ध्वनि इन जो वायु के कण है ना, उनके थ्रू जा रही होगी, ठीक है? तो सिंपल सा हमने पढ़ा है कि कंपन करती हुई वस्तु होती है, ध्वनि आगे कैसे बढ़ेगी वहाँ से कंपन करती हुई वस्तु से? हमने कहा माध्यम है, माध्यम यानी कि कोई भी मीडियम हो सकता है। जैसे मैंने जनरल जो चीज़ें हैं वो है वायु, द्रव भी हो सकता है, द्रव यानी कि लिक्विड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। जैसे आप एक कमरे में हैं, दूसरे कमरे में कई बार आवाज़ पहुँच जाती है ना, तो दीवार है बीच में, वो तो ठोस है, लेकिन उधर तक दीवार से उधर भी आवाज़ पहुँचती है। तो हमारे चारों तरफ जैसे मैं अभी वायु है, मेरे यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, उस तक मेरी आवाज़ कैसे पहुँच रही है? वायु के कणों द्वारा। तो माध्यम क्या होता है? माध्यम यानी द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि गुजर रही है। द्रव्य या पदार्थ, देखिए ये द्रव नहीं है, ये लिक्विड नहीं है, ये द्रव्य यानी पदार्थ है। ये आपने पढ़ा हुआ होगा। मैटर यानी कि जो भी पदार्थ मौजूद है उससे होकर ध्वनि गुजर रही होगी, ठीक है? अब गुजर तो रही होगी उन कणों से, पर हो जाएगी कैसे? वो कण तो बहुत सारे हैं, जाएगी कैसे? पीछे मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे की पूरी प्रोसेस क्या है, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले जनरल चीज है, उसको समझते हैं। देखिए, कंपन करती हुई कोई वस्तु थी, वो कंपन कर रही थी तो अपनी संतुलन अवस्था से इधर-उधर कंपन कर रही थी, ठीक है? अब उसके चारों तरफ वायु है। इसके जस्ट आगे वाले कण के बारे में सोचिए, जब ये कंपन करेगा तो वो अपने वायु के इधर, मतलब जो इसके जस्ट आगे वाला एक कण है, मान लीजिए एक है, तो वो इसको भी तो इधर-उधर करेगा ना। जब वो इधर होगा तो वो उसको आगे की तरफ धक्का देगा। फिर जो ये एक कण होगा इसके आगे दूसरा कण है, ये जो ये वाला पहला वाला कण है, ये अपने आगे वाले को आगे की तरफ धक्का देगा। तो इस तरीके से जब ये आगे की तरफ धक्का देता है तो ये अपनी एनर्जी उस आगे वाले कण को ट्रांसफर कर देता है। फिर जो दूसरा वाला कण होगा वो तीसरे कण को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और ऐसे-ऐसे करके हर एक कण अपने आगे वाले कण को ट्रांसफर कर देता है एनर्जी। लेकिन इस वाले में जब ये आगे की तरफ कंपन कर रहा है तो ये दूसरा वाला भी आगे की तरफ कंपन करेगा। फिर ये पीछे की तरफ, तो दूसरे वाले से फोर्स रिलीज हो गया तो वो भी पीछे। तो हर एक कण अपने संतुलन अवस्था से आगे-पीछे कंपन करेगा, यानी कि कैसे कंपन करेगा? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे हमने कहा है ना, कंपन क्या होता है? अपनी संतुलन अवस्था से इधर-उधर गति करने लगता है, ठीक है? तो निकटवर्ती कणों का संतुलन अवस्था से विस्थापन होता है और ऐसे ध्वनि आगे बढ़ती है जहाँ तक एनर्जी जा सकती है, जो उनके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, वो जा सकती है, वैसे ही ध्वनि आगे बढ़ रही है। याद रखिएगा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप, इसीलिए वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? और कैसे कर रहे हैं? कंपन करने से। अब ये जनरल चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम सीखेंगे, ठीक है? अब देखिए, ध्वनि तरंग यहाँ पे लिखा है, साउंड वेव्स। ध्यान रखिएगा हमने क्या पढ़ा है? ध्वनि आगे कैसे बढ़ रही है? माध्यम से, ठीक है? माध्यम के कणों से। अब देखिए, ध्वनि को तरंग कहा है, साउंड वेव्स कहा है। सबसे पहले तो हम क्यों कहते हैं ध्वनि को तरंग? देखिए, तरंग यानी कि वेव क्या होती है? वेव यानी कि जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये हिली थी, है ना? इसने कंपन प्रोड्यूस किया, यानी कि फोर्स प्रोड्यूस किया, अपने आगे वाले को भी इसने खिसका दिया। फिर ये दूसरा कण था, इसने अपने आगे वाले को खिसका दिया। इस तरीके से ये खिसकती रही, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ और उसने अपने आगे वाले में वही डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, फिर आगे वाले ने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, तो एक सीरीज बन गई डिस्टर्बेंस की, है ना? उस डिस्टर्बेंस को बोलते हैं विक्षोभ।
तो एक विक्षोभ जो माध्यम से होकर गति करे। अब देखिए यहाँ पे माध्यम क्यों कह रहे हैं, बहुत सारी तरंगे पता है ऐसी भी होती है, तरंगे यानी कि वेव, ये जो वेव है, ठीक है, बहुत सारी तरंगे ऐसी होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, किन्हीं कणों की जरूरत नहीं होती। जैसे ध्वनि को तो हमेशा ही कणों की जरूरत होती है, लेकिन बहुत सारी तरंगे ऐसी होती है जिनको कणों की जरूरत नहीं होती आगे बढ़ने के लिए। सोच सकते हैं ऐसे कोई? देखिए जैसे सूरज से हम तक आता है जो लाइट आती है ना, अब लाइट जब आती है तो यूनिवर्स से वो होके हुए आती है कहीं कहीं, वहां पे बिल्कुल कोई माध्यम नहीं होता। वो जब हमारे वायुमंडल में पहुंचती है वहां पे एयर मिलती है ना। तो इसका मतलब जो प्रकाश है, लाइट है, वो एक ऐसी तरंग है जिसके लिए जरूरी नहीं है कि माध्यम ऐसा चाहिए हो जिसमें कण हो, ठीक है, वो ऐसा भी चल जाता है जहाँ पे निर्वात हो। ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि तरंग यानी कि एक विक्षोभ जो माध्यम से होकर गति करे, माध्यम के कणों से होकर इस तरीके से गति करे, निकटवर्ती कणों कणों में भी वो गति उत्पन्न कर दे। हम सिर्फ उस वाली तरंग की बात कर रहे हैं जिसमें माध्यम हो, क्योंकि हम ध्वनि की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसा ही व्यवहार जो तरंग का है आपने ध्वनि में भी देखा देखा है ना। और एक चीज हमने देखी कि कण स्वयं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक कण से दूसरे कण में एनर्जी ट्रांसफर, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। स्वयं आगे नहीं बढ़ने का क्या मतलब है कि जैसे ये कण वाइब्रेट कर रहा और इतनी दूर पर कोई खड़ा हुआ सुन रहा, तो ये कण इसके पास जाके खुद नहीं बोल रहा, मतलब इसके आगे जो कण है वो यहाँ से जाके यहाँ पे नहीं जा रहा, वो अपने आगे वाले को, फिर आगे वाले को, आगे वाले को, ऐसे। जैसे आप समझिए कि एक लंबी सी लाइन है, आपको आगे चिट्ठी पास करनी है, तो आप सीधे सबसे आगे वाले तक नहीं जा रहे हैं, आपने क्या किया, आपने आगे वाले से आगे वाले से आगे वाले को चिट्ठी देते रहे कि सबसे आगे वाले तक पहुंच जाए। तो ऐसे ही ठीक एनर्जी भी आगे आगे तक जा रही है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया कि ध्वनि को हम तरंग मान सकते हैं, राइट, मान सकते हैं ना। यही व्यवहार ध्वनि भी दिखा रही है, क्योंकि अब हम ये सीखेंगे कि ध्वनि आगे बढ़ रही है, माध्यम के कणों से बढ़ रही है। जो भी तरंग ऐसी होती है जो माध्यम के कणों के थ्रू आगे बढ़ती है, उस तरंग को हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और यही, क्योंकि वो कणों की गति द्वारा आगे बढ़ रही होगी, तो जब भी हम इस तरंगों के गुणों की बात करेंगे, तब भी हम इन माध्यम के कणों की बात करेंगे कि ये कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जिन कणों की, मतलब जिस भी तरंग के लिए हम माध्यम के कणों की गति द्वारा हम उसको बताएं उसके गुणों को, उन तरंगों को कहते हैं हम यांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। अब हम ध्वनि तरंग में मैं जो आपको डिटेल्स की बात कर रही थी ना, वो सीखते हैं। देखिए ध्वनि तरंगे हम देख रहे हैं कि वायु में कैसे जा रही है। ये ट्यूनिंग फॉर्क को आप जानते हैं, स्वरित्र द्विभुज। जब ये आगे, हम सिर्फ इस सिरे की बात कर रहे हैं, ये वाला सिरा, ठीक है, हम इस वाले सिरे की बात नहीं कर रहे। जैसे ऐसे मारा तो ये वाला सिरा जो सबसे किनारे वाला है, ये आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। देखिए यहाँ पे जब ये कंपन प्रोड्यूस होते हैं ना, तो ऐसे कुछ प्रोड्यूस होते हैं, इनसे आप कंफ्यूज मत होइए। ये है क्या, यहाँ पे वायु के बहुत सारे कण हैं। हम सबसे सामान्य माध्यम वायु ले रहे हैं, द्रव भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वायु है। अब देखिए जब ये ट्यूनिंग फॉर्क का एक सिरा आगे की तरफ वाइब्रेट होगा, या अपने आगे वाले कण को आगे की तरफ धक्का देगा, जिससे कि लेट अस सपोज इतने वाले एरिया में हम देख रहे हैं ये आगे की तरफ हुआ, तो ये छोटा हो गया ना एरिया, जो आपको मेरे हाथ और इस पेन के बीच में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे था, ऐसे वाइब्रेट हुआ, सिर्फ बहुत हल्का नहीं होता, ये बहुत तेज तेज होता है। आपने देखा है कि वाइब्रेट जब होता है, मतलब अगर आप देखें ट्यूनिंग फॉर्क को, तो ये वाइब्रेट बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, मैं आराम से बता रही हूँ कि ये आगे की तरफ होगा, तो इसके बीच का एरिया छोटा हो, मतलब ये वॉल्यूम कम हो जाएगा ना इसके, मतलब जो कण इतने में थे अब वो इतने में रहेंगे, यानी उनको बहुत कम जगह पे रहना पड़ेगा। तो इस वाले इलाके में, यानी कि इस वाले आयतन में बहुत जो कण थे वो अब कम इलाके में रहने लग गए, है ना। यानी उन पे एक प्रेशर फील होगा। ऐसे आप दबाएं अपने हाथ से, ऐसे प्रेशर आपने पढ़ा होगा ना, दाब, ऐसे दबाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ठीक है, ऐसे आगे की तरफ उनको एक पुश मिल रहा है। तो यहाँ वाले कण पिचकने वाली स्थिति में होंगे, पिचकने वाली स्थिति यानी उन पर दाब ज़्यादा लगेगा। और जब दाब ज़्यादा लगता है, इसका मतलब जो घनत्व होता है ना, घनत्व जानते हैं क्या होता है? यानी कि आपके एक छोटे सी जगह पर जितने ज़्यादा कण आ सकते हैं, प्रति इकाई आयतन में जितने कणों की संख्या होती है उसको कहते हैं घनत्व, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले इतने कण थे, लेकिन अब ये इतने ही कण थे, इस ज़्यादा जगह पे थे, अब इतने कम जगह पे, क्योंकि ये आगे की तरफ वाइब्रेट हुआ, तो इसने अपने आगे वालों को आगे की तरफ पुश किया, कम जगह पे ज़्यादा कण, मतलब उतने कम जगह पर ज़्यादा कण आ रहे हैं, इसका मतलब आयतन ज़्यादा हो रहा है। यानी कि दाब तो ज़्यादा हुआ ही, आयतन भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। थोड़ा विजुअलाइज करेंगे ना, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए जो मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा सोचेंगे ना, अपने आप समझ आएगा। तो इसका मतलब ये है, जब आगे की तरफ हुआ तो यहाँ पे जो फोर्स
क्रिएट हुआ और उसकी फोर्स के कारण जो दाब प्रोड्यूस हुआ वो ज़्यादा दाब हो गया। इसका मतलब जो ये एरिया है ना, इसमें कण पास-पास आ जाएँगे, इसीलिए ज़्यादा दाब हुआ। इस वाले इलाके को हम कहते हैं कंप्रेशन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कण है ना वो पास-पास आ गए। अब जब ये ट्यूनिंग फोर्क आगे से पीछे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, तो जो ये कण थे अब वो दूर-दूर हो जाएँगे और दूर-दूर होने पर ये अपने आगे वाले कणों, क्योंकि ये जो कण होगा ना सबसे इधर वाला कंप्रेशन की बाउंड्री वाला, सी यानी कि कंप्रेशन, इसको संपीड़न कहते हैं। तो ये वाली बाउंड्री वाला अपने आगे वाले कण को भी, जब ये पीछे की तरफ होगा तो वहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे कण आ जाएँगे दूर-दूर। ये कब हो रहा है? जब ये ट्यूनिंग फॉर्क का ये सिरा पीछे की तरफ गति कर रहा है। फिर जब वो आगे की तरफ प्रोड्यूस होगा, तो फिर से कंप्रेशन जनरेट होगा, वो ये रहा। फिर पीछे की तरफ होगा, फिर कण दूर-दूर हो जाएँगे, तो ये रेयरफैक्शन हो जाएगा। अब रेयरफैक्शन अभी मैं समझा रही हूँ। देखिए, कंप्रेशन यानी कि जब वो पास-पास हो गए, तो संपीड़न, संपीड़न यानी कि जहाँ पर ज़्यादा दाब होगा। तो कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करेगी, ज़्यादा दाब होगा, संपीड़न हम उसे कहेंगे। आगे वाले क्षेत्र को जहाँ पे दाब कम हो जाता है ना, जब वो पीछे की तरफ मूव करता है, तो उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, विरलन, ठीक है? रेयरफैक्शन, ये आर यानी कि रेयरफैक्शन ये, ठीक है? विरलन इसे बोलते हैं, यानी कि कंपमान वस्तु पीछे की तरफ कंपन कर रही। निम्न दाब के क्षेत्र की उत्पत्ति, और जैसे-जैसे ध्वनि आगे, जितनी ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा ये उत्पन्न होंगी। ऐसी बहुत सारी चेन बन जाएगी ये, कंप्रेशन की, संपीड़न की, विरलन की, रेयरफैक्शन की। तो ऐसे ध्वनि आगे बढ़ती है, ठीक है? तो संपीड़न और विरलन की यहाँ पे एक श्रेणी उत्पत्ति हो रही है, ध्वनि तरंग हम इसे कह रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्वनि के संचरण में ना, यहाँ पे घनत्व का संचरण भी हो रहा है। देखा आपने? कैसे आपने देखा? दाब की सहायता से। ये मैंने आपको समझा दिया। घनत्व यानी कि प्रति इकाई आयतन में कितने कण हैं, ठीक है? ज़्यादा होंगे तो प्रति इकाई आयतन में ज़्यादा कण हो रहे हैं, मतलब एक छोटी-सी जगह पे अब ज़्यादा कण आ गए, तो इसका मतलब घनत्व ज़्यादा हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब ध्वनि तरंगों को हम देखेंगे, तो ये यांत्रिक तरंगे 2 तरीके की होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है? अब अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंग, चलो मैं समझा देती हूँ अच्छे से पहले। देखिए, इसके लिए आपके पास एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप ये है कि यहाँ से आपके एक दोस्त ने इधर से पकड़ा है और दूसरे ने इधर से। ये क्या है वैसे? दिख रही है क्या है? आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएँगे तो ये आपको स्प्रिंग दिखेगी, है ना? स्प्रिंग को हिंदी में बोलते हैं स्लिंग। तो आपने एक स्लिंकी लेनी है, ठीक है? और स्लिंकी को इधर 2 तरफ से पकड़ना है, खींचना है। तो अब आप क्या देखते हैं? आपने देखा होगा स्प्रिंग को जब इधर से दोनों तरफ से खींचते हैं, तो जो इसके छेद होते हैं ना, मतलब गोले से होते हैं, वो खिंच जाते हैं, राइट? अब दूसरे सिरे से आपके दोस्त ने अगर पकड़ रखा है, आपने इसे आगे-पीछे, मतलब ऐसे आपने इस तरीके से, आपके दोस्त ने यहाँ से पकड़ रखा, इसमें ये कह रहा कि यहाँ से आपने पकड़ रखा। अब उसे आप आगे और पीछे की तरफ करते रहिए। तो और आप क्या देखते हैं, वो ऑब्ज़र्व कीजिए आप क्या देख रहे हैं, ठीक है? आप देखेंगे कि जब आप आगे की तरफ कर रहे हैं, तो ये जो गोले होते हैं, वो पास-पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप ध्वनि में याद रखिए, आप आगे की तरफ करेंगे, तो आगे वालों पे एक दाब लगेगा, कम जगह पर वो आ जाएँगे, ज़्यादा आ जाएँगे, यानी कि घनत्व ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा उन पे प्रेशर लगेगा। फिर जब आप पीछे की तरफ अपना हाथ इस तरीके से पीछे की तरफ धकेलेंगे, तो वो जो छेद होंगे वो खुलने लग जाएँगे। यहाँ पे एकदम से नहीं खुलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो रेयरफैक्शन वाला इलाका, फिर आगे करेंगे, फिर यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट होगा। मतलब कंप्रेशन सिर्फ़ इतना कि वो पास-पास आ जाएँगे, इसलिए वो कंप्रेशन है, ठीक है? इस तरीके से वो चीज़ें जनरेट होंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सीरीज़ बन जाएगी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की। अब जनरली अगर आप यहाँ पे देखें स्लिंकी पर, स्लिंकी यानी कि स्प्रिंग, एक चिन्ह भी लगा दें ना कहीं पर, तो अब अगर आप यहाँ पे चिन्ह लगा रहे हैं, मान लें इस जगह पर, यहाँ पे चिन्ह लगा रहे हैं, और अगर आप आगे-पीछे धक्का दे रहे हैं, तो जब आप आगे देंगे, तो वो जो चिन्ह है वो आगे की तरफ हो जाएगा। जब आप पीछे की तरफ करेंगे, तो पीछे मतलब इधर साइड, तो वो चिन्ह इधर तरफ चल जाएगा। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया यहाँ से कि यहाँ पर संपीड़न, जहाँ पे जो स्लिंकी की कुंडलियाँ हैं, स्प्रिंग की कुंडलियाँ हैं, वो जो गोलों की मैं बात कर रही हूँ, वो पास-पास हैं, यानी कि ये वाला इलाका। ये देखिए, ये वाला इलाका है, उसको हम कह रहे हैं संपीड़न, और जहाँ पे वो जो दूर-दूर जा रही हैं, जब आप उसको पीछे की तरफ कर रहे हैं, तो वो इलाका हो गया रेयरफैक्शन, यानी कि विरलन वाला, ठीक है? अब आप अगर देखें, यहाँ पे तरंग कैसे जा रही है? तरंग आगे की तरफ जा रही है ना? तरंग का संचरण तो आगे की तरफ, ऊर्जा का संचरण कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि माध्यम के कणों का विस्थापन किधर की तरफ हो रहा है? माध्यम के कण, यहाँ पे अगर कोई कण है, तो वो आगे और पीछे ऐसे ही, और तरंग भी आगे-पीछे इधर तरफ जा रही है। तो जब ऐसा होता है कि माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग के चलने की दिशा की समांतर होता है, या तो जब तरंग इधर चल रही है, तो वो या तो इधर चल रहे हैं या फिर इधर चल रहे हैं, क्योंकि तरंग ने तो आगे की तरफ बढ़ना है ना, तो वो आगे पीछे जब होता है, ऐसी तरंगों को कहते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंगे।
ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। अब ऐसा ही व्यवहार हमने देखा कि ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट हो रही थी, उससे ट्यूनिंग फॉर्क कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब ध्वनि का भी जो प्रभाव है वो भी ऐसा ही दिखता है। इसका मतलब ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। वैसे जो ध्वनि तरंगे होती है ना, वो कई जगहों पर आप आगे पढ़ेंगे कि वो दूसरी तरीके की तरंग की तरह भी होते हैं, पर जनरली हमारे कोर्स में अभी तक जितना आपको समझना है, अभी के लिए जितना जरूरी है, वो है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह इनका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो ऐसे ही ध्वनि तरंग भी कर रही थी, कणों की अपनी स्थिति बदले बिना तरंग का संचरण हो रहा है। स्थिति बदले बिना यानी कि ये स्थिति है आगे पीछे कंपन कर रही थी। अब एक और तरीके की तरंग होती है, उसकी बात मैं करती हूँ। अब स्लिंकी को जब आप आगे और पीछे कर रहे थे, अब आप स्लिंकी को ना ऐसे ऊपर नीचे करिए, दाएं बाएं हिलाइए। दाएं बाएं यानी कि ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो आप कैसे फोर्स लगा रहे हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो जो कण होगा वो भी कैसे चलेगा आगे वाला, वो भी ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि जो उस पे फोर्स है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो इसके जस्ट आगे वाला कण होगा ना, मतलब स्लिंकी का जो स्प्रिंग का जो होल होगा, वो छेद होगा, वो कुंडली होगी, वो भी ऊपर नीचे कंपन करेगी। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा, लेकिन तरंग तो आगे की ही तरफ बढ़ रही है ना, तरंग तो आगे की तरफ बढ़ रही, लेकिन माध्यम के जो कण है यानी कि वो कुंडली है, वो ऊपर नीचे कंपन कर रही होंगी, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि तरंगों में माध्यम के कणों का अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन होता है। ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य नहीं कहते, ऐसी तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव्स। तो माध्यम के कणों की अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति, लंबवत समझे कि संचरण ऐसे हो रहा है, तरंग तरंग तो आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो ये कण है ना, ये जो कुंडलियां हैं, ये ऊपर नीचे कंपन कर रही है। ऊपर नीचे को क्या कहते हैं, लंबवत, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है और ये ऊपर नीचे यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लंबवत गति कर रही है। इसीलिए इन तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल होता है, तालाब में अगर आप पत्थर फेंके ना, तो आपको ऊपर नीचे ऐसे दिखता है, क्योंकि आपने ऊपर नीचे ऐसे फेंका ना जब, तो आपका जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ वो ऐसे हुआ, और फिर माध्यम के कण भी ऐसे कण हुए, भले ही तरंग ऐसे बढ़ रही है आगे की तरफ। ये तो आप कर सकते हैं, ऐसा जरूर करके देखिएगा, तो आपको दिखेगा ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा पानी होगा वहां पे एक पत्थर डालिए, ऐसे ऐसे ठप करके फेंकिए, तो आपको दिखेगा कि कैसी तरंगे उत्पन्न हो रही है। तो वो आप स्लिंकी से, या स्लिंकी का एग्जाम्पल बहुत आसान है, ना करें तो भी समझ आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके देखिएगा। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ आई कि जो मैं आपको अच्छा यहाँ से एक एग्जाम्पल दे रही थी, एक चीज तो ये समझ आई कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हो गई, ठीक है। अब प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है, परंतु यांत्रिक तरंग नहीं है, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। यांत्रिक तरंगे क्यों नहीं है प्रकाश, देखिए अनुप्रस्थ तरंगे हैं, आप आगे पढ़ेंगे कि उनमें ऐसा होता है, ऊपर नीचे कंपन करते हुए जो ध्वनि होती है ना, वो आगे की तरफ, मतलब जो प्रकाश होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ऐसी जगह से भी जा सकता है। देखिए माध्यम के कण हो वहां से तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वहां से भी जा सकता है लाइट, जहाँ पे माध्यम के कण नहीं होंगे। तो इसीलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन यांत्रिक तरंग नहीं है। ये बात की बात है, अभी आप इतना समझिए बस। अब आगे जो आज हमने पढ़ा, सबसे पहले तो ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, कंपन से होती है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है, माध्यम से होता है, और संतुलन अवस्था से विस्थापन से होता है, कंपन करने से होता है। और ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है, एक यांत्रिक तरंग है क्योंकि माध्यम से होकर गुजर रही है। संपीड़न विरलन कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें दाब कैसे उत्पन्न हो रहा है, उनमें घनत्व कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये हमने सीखा। फिर हमने देखा कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, और यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स। और हमने अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह व्यवहार देखा कि ध्वनि कैसे अनुदैर्ध्य तरंगे। अब अगली जो कक्षा होगी यानी कि आपकी अगली वीडियो होगी, उसमें हम ध्वनि तरंग के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, यानी ध्वनि तरंग कैसे गुण रखती है, कैसी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।